हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है हमारे बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। तो मैं हाजिर हूँ अपना सेशन लेके। क्या तो बोलोगे मैम कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो मैं बता दूं कि पहले मैं भाग 1 कोशिका का भाग 2 बता चुकी हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ कोशिका का भाग 3। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बता दी थी कि जो कोशिका चैप्टर है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैं इसे तीसरे वाले भाग में बता रही हूँ। कल मैंने बताया था कोशिका में भाग 7 तक। ठीक है, उसमें लास्ट भाग जो मेरा लास्ट हेडिंग था अंतःप्रद्रव्य जालिका था। ठीक है, अब देखिए अब है हमारा पॉइंट नंबर 8, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी राइबोसोम कहते हैं, इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। देखिए इसकी खोज भाई पैलाडे ने सन 1955 में किया था। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने सन 1955 में किया था। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम क्या करता है, फिर बोलोगे मैम राइबोसोम फॉर्मेशन करता है किसका, प्रोटीन का। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखी हूँ, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अगला पॉइंट देखिए फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम को क्या कहते हैं, तो राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं कि मैम प्रोटीन की फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं। इतना आया। आगे देखिए राइबोसोम मुख्य रूप से उनके आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर 2 प्रकार का होता है। ठीक, ध्यान से देखिए राइबोसोम मुख्य रूप से उनके आकार, क्या उनके आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे है उनके आकार, किनके आकार, तो बोलो मैम राइबोसोम के आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन 2 प्रकार का होता है, पहला है 70S, दूसरा है 80S। देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, चीजें समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे 70S जो है हमारा, तो ये देखिए पहले इसमें क्या, ये छोटा होता है, 70S छोटा होता है, 80S बड़ा होता है। ठीक है, 70S को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, 70S को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे में बैक्टीरिया आ जाता है, एग्जाम्पल में हमारा बैक्टीरिया आ जाता है। और दूसरा है 80S, ये हमारा बड़ा होता है, इसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इसके उदाहरण में क्या है भाई, पौधे और जीव आते हैं। ठीक है, अब देखिए आप वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 70S 80S, ये जो 80 है उससे 10 ये कम है ना 70, तो ये छोटा हुआ ना 80 की अपेक्षा। तो आप इसको देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसके आधार पे आप इसको छोटा बड़ा लगा सकते हैं, दिमाग लगाएंगे तो। और देखिए जो छोटा होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, उसमें बैक्टीरिया आती है। और बड़ा में यूकैरियोटिक सेल होता है, उसमें पौधे और जीव आते हैं। अब क्या है कि हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं ये सब। ठीक है, याद करने का छोटा सा चीज देखिए, बस थोड़ा सा देखिए, जिसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, उसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, बहुत छोटा है, उसे हम नॉर्मल आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन देखिए जो ये 80S है, ये बड़ा पहले लिखा हुआ है, बड़ा लिखा हुआ है, और यूकैरियोटिक सेल भी है। तो इसमें जो पेड़ पौधे भी है, ये भी क्या है, बड़े बड़े हैं। जैसे जू में हम लोग भी आ जाएंगे, पेड़ पौधे तो छोटे छोटे होते नहीं है, ये हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा इसे देखिए, हम लोग नॉर्मल आंखों से इसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देख सकते हैं, इसमें क्या है, माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, इसको हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। इतना अगला हम लोग का पॉइंट है 9, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इंग्लिश में हम केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में किया था। केंद्रक की खोज, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में किया था। ठीक है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना, कब क्या कार्य कराना है, ये कौन हम लोग को ऑर्डर देता है, तुम बोलोगे मैम हमारा न्यूक्लियस, हमारे ब्रेन में न्यूक्लियस होता है। मैं आगे जाके बताऊंगी आपको डायग्राम के
सारे न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है। जो हमारी कोशिका होती मतलब होती है कोशिका, उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक जो है वो उसको उसे प्रधानता दी गई है कि भाई तुम प्रधान हो। जैसे क्या होता है, गांव में एक प्रधान होता है और सभी चीजों को मैनेज करता है, सेम वही काम इसमें भी है, सेल में भी। कि जो सेल में न्यूक्लियस होता है वो हमारे ब्रेन ऑफ सेल, उसको हमारे ब्रेन को हर एक कार्य करने के लिए क्या देता है, ऑर्डर देता है। ठीक है, देखिए इसे कंट्रोलर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कंट्रोलर भी कहते हैं। किसे कहते हैं कंट्रोलर, तो बोलोगे मैम हम केंद्र को हम कंट्रोलर भी कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, केंद्रक में क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, जीन आदि पाया जाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है, जीन भी पाया जाता है। ठीक है, और ये सभी चीज मैं आपको आगे जाके डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, ये देखिए केंद्रक के अंदर प्रोटीन 80% होता है, डीएनए 10% और 10% क्या होती है, अन्य चीजें होती हैं। तो कैसे, जो हमारा ये न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कितनी होती है सबसे अधिक में, बोलो मैम 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है, और जो 10% होता है उसमें हमारा सब कुछ होता है, सब कुछ में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 10 है, ध्यान से आप लोग देखिए और इसे नोट भी करिए अपने नोटबुक पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे देखने में तो ये बेसिक चीजें लगती हैं, लेकिन जब हम हाई लेवल पे जाएंगे तो यही सभी चीजें क्या होती हैं, घूम घूम के क्वेश्चन में पूछता है। इसलिए अगर हम लोग अभी से मेहनत किए रहेंगे, हमारी जो नींव है वो मजबूत रहेगी, तो हमें आगे जाके इमारत खड़ा करने में प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखिए लाइसोसोम डिस्कवरी इसकी कौन किया है भाई, डी ड्यूबे ने 1950 में किए थे। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने सन 1950 में किए थे, और देखिए 1974 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ध्यान देखिए मैंने सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट करके लिखा है, ना कि थियोरी के जैसे लिखा है कि आप लोग को समझने में दिक्कत हो या लेंदी लगे, इसलिए मैं सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखूं। देखिए एक बार फिर से, पॉइंट नंबर 10, लाइसोसोम डिस्कवरी भाई डी ड्यूबे ने किया सन 1950 में। ठीक है, और 1974 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो भाई देखो नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो डी ड्यूबे को, डी ड्यूबे को नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए, कि इन्होंने लाइसोसोम की खोज किया था सन 1950 में। ठीक है, आगे देखिए, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। किसके अंदर, बोलोगे मैम लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, फिलहाल देखिए कि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, तो बोलोगे मैम किसके अंदर पाया जाता है, तो बच्चा लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में जल अपघटक एंजाइम कहते हैं, जिसको हिंदी में हम जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, जो किसी भी सेल के अंग पर पड़ जाता है तो उसे जलाकर खत्म कर देता है या पचा देता है। देखिए भाई ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, बहुत, क्योंकि ये यहाँ पे मैं सीधे लिखी हूँ, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जो किसी भी सेल के अंग पर पड़ जाता है तो उसे जलाकर खत्म कर देता है या पचा देता है। ठीक है, देखिए लाइसोसोम सेल के अंदर सफाई का भी कार्य करता है। जो हमारा लाइसोसोम है ना, हमारे बॉडी में क्या करता है, सफाई का कार्य करता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। मैं हो गया, देखिए लाइसोसोम सेल के अंदर सफाई का कार्य करता है। जो हमारा लाइसोसोम है ना, ये सफाई का कार्य करता है, कहाँ, हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, देखिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। मैं पहले बताई हूँ, यहाँ ऊपर भी मैं बताई हूँ ना कि लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखी भी हूँ कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो एक पहला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ये, जो किसी भी सेल के अंग पर जाकर उसे पचा देता है या खत्म कर देता है। ठीक है, पहला पॉइंट।
ऊपर और भी हम बताएंगे कि क्यों आत्मघाती थैली कही जाती है। ठीक है, देखिए इसे सुसाइड बैग या आइटम बम भी कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहते हैं, आइटम बम भी कहते हैं। ठीक, आगे देखिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का ही होता है। ठीक है, क्या है? आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का केवल होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है हमारे बॉडी में, मैं बता दूं कि हमारे बॉडी में लाइसोसोम नहीं रहेगा ना, तो क्या हमारी बॉडी में जो जितने भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो सभी सड़ने लगेंगी। जब सड़ने लगेगी तो भाई खराब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जब कोशिका नहीं रहेगी तो हमारी वो बॉडी कहाँ से रहेगी? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारी बॉडी है वो किसकी बनी है। हमारी बॉडी जो है वो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। हमारी बॉडी कोशिकाओं की बनी हुई है। ठीक, तो देखिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, अगर देख लीजिए हमारे बॉडी में कोई भी सेल कोई या फिर कोई भी ऑर्गेनेल्स की डेथ हो जाती है या फिर कोई भी मर जाता है, तो वहीं पे मान लो कोई सेल है। ठीक, अगर कोई भी सेल है, हमारे बॉडी में तो बहुत सारी सेल होती है ना, अगर कोई भी सेल मर गई है तो क्या वो वहीं पे तो रहेगी? तो सड़ जाएगी, तो फिर हमारी बॉडी क्या होगी? खराब हो जाएगी। लेकिन लाइसोसोम सफाई का कार्य करता है ना, मैं यहाँ पे बताई हूँ। तो क्या करते हैं सफाई में? तो अगर कोई भी ऑर्गेनेल्स या कोई भी सेल की डेथ हो जाती है हमारे शरीर में, हमारे हाथों में, तो लाइसोसोम क्या कहता है? अरे कि तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना है, उसको खींच के क्या करता है? साफ कर देता है, खत्म कर देता है। आप लोग देखेंगे कि कोई अगर पुलिस वाला है या कोई भी किसी को कस के मार देता है, वहां पे क्या होता है? रेड कलर का निशान पड़ जाता है। ठीक है, लाल कलर का धब्बा पड़ जाता है, जो 4-5 दिनों तक या 10 दिनों तक रहता है। तो क्या है? तो वही सेल होता है, उसकी जो मार पड़ती है तो वहाँ की जो भी बैक्टीरिया कोई भी ऑर्गेनेल्स होता है वो मर जाती है। तो वहाँ पे क्या धब्बा नुमा संरचना हो जाती है, धब्बे के जैसे काला काला रेड रेड दिखने लगता है। ठीक है, जो हमारा लाइसोसोम है ना भाई, वो कहता है तुम गंदे लग रहे हो, उसको क्या करता है? खींच खींच उसको क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। तो वही धीरे धीरे हमारा जो निशान होता है ना, काला या रेड जो भी धब्बा होता है वो साफ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आरबीसी का कब्र किसको कहा जाता है? तो बोलोगे मैम आरबीसी का कब्र स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। ठीक है ना, आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है केवल, और आरबीसी का कब्र स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आरबीसी कहीं भी हो, कहीं पर भी उसकी डेथ होती है ना, वो सरकते लाइसोसोम के द्वारा कहा जाता है भैया हमारे स्प्लीन में आ जाता है, हमारे प्लीहा या तिल्ली में आ जाता है। ठीक है, इसलिए हम आरबीसी का कब्र स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को कहते हैं। अब लाइसोसोम का आंतरिक भाग अम्लीय होता है। ठीक है, लाइसोसोम का आंतरिक जो भाग होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। लाइसोसोम का पीएच कितना होता है भाई? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है कि लाइसोसोम का पीएच कितना होता है। तो लाइसोसोम का पीएच लगभग 4.5 से लेके 5.0 के बीच होता है। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा फास्ट में रिवीजन करा दे रही हूँ, देख लीजिए। इसको मैं रिवीजन करा रही हूँ। राइबोसोम को इंग्लिश में हम हिंदी और इंग्लिश में हम राइबोसोम ही कहते हैं। इसकी खोज भाई पैलाडे ने सन 1955 ईस्वी में किया था। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण करता है कौन? बोलोगे मैम राइबोसोम करता है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? बोलोगे मैम राइबोसोम को ही कहते हैं। ठीक, देखिए राइबोसोम मुख्य रूप से उनके आकार और अवसादन गुणांक के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला 70 दूसरा 80। इसमें मैं बताई हूँ 70 छोटा होता है, और ये क्या होता है? इसमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। उदाहरण में प्रोकैरियोटिक में क्या आता है? तो बोलोगे मैम बैक्टीरिया आती है। 80 बड़ा होता है, इसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण में क्या आता है? तो बोलोगे मैम पौधे और जीव आते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट नंबर 9 केंद्रक, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं।
इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में किया था। ठीक है, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है हमारे माइंड को क्या करता है, डिमांड देता है, कार्य करने का ऑर्डर देता है। इसे कंट्रोलर भी कहते हैं। किसे कंट्रोलर कहते हैं तो बोलोगे मैम, केंद्रक को कहते हैं। ठीक है, देखिए केंद्रक में, अच्छा यहाँ पे एक चीज है, यस यस है ना सर, बहुत लोग को कंफ्यूज होता होगा कि ये क्या है। यस को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, यस को हम सिग्निफिकेंट कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक, देखिए केंद्रक में क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए, जीन आदि चीजें पाई जाती है। केंद्रक के अंदर का क्या पाया जाता है तो बोलोगे मैम, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, जीन आदि चीजें पाई जाती हैं। केंद्रक के अंदर प्रोटीन 80% होता है, डीएनए 10% होता है और 10% में अन्य चीजें होती हैं। ठीक, अगला देखिए लाइसोसोम, पॉइंट नंबर 10, लाइसोसोम। इसे हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग या आइटम बम भी कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1950 में किया था और 1974 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किन्हें, डी डुबे को। इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जिन्हें हम हिंदी में जल अपघटन, उतना हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग का 11 पॉइंट में क्या है, जीव द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, आइए जीव द्रव्य के बारे में जानते हैं। तो इसकी खोज भाई पुरकिंजे ने सन 1839 ईस्वी में किया था। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने सन 1839 ईस्वी में किया था। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द भी दिया था। पुरकिंजे ने खोज तो किया था और साथ ही साथ क्या दिया था, प्रोटोप्लाज्म जो ये नाम है ना, इस नाम को भी इन्होंने दिया था। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, हमारा डायग्राम के सारे हम आपको बताते हैं। जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य हमारा है, इसमें टोटल 80% क्या होता है, वाटर पाया जाता है। 80% वाटर पाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, केंद्रिका द्रव्य को इंग्लिश में हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और केंद्रिका द्रव्य को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म, केंद्रिका द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ मैं डायग्राम बनाई हूँ, जो दाने नुमा संरचना है ना भाई, ये क्या है, ये हमारा
हो गया उतना। मैं बताई हूँ, जो बताई हूँ उसमें पहला पॉइंट में बता दी थी क्लोरोप्लास्ट के बारे में, यानी हरित लौह के बारे में। ये क्या करता है तो बोलोगे मैम हरित लौह का काम होता है भोजन का निर्माण करता है, और ये प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है। ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। और मैं बताया क्लोरोप्लास्ट के अंदर ल्यूकोफिल होता है, ल्यूकोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। और मैं इसी में भी बोली थी कि ल्यूकोप्लास्ट आवरणिक लवक में कि अगर ये हरित लवक जो ये क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाता है अगर, तो भाई ल्यूकोप्लास्ट भोजन इसी का भोजन इसको बनाता नहीं है ना, इसका ही भोजन ये उठा के संग्रहित कर लेता है। क्या कर लेता है? संग्रहित कर लेता है, ठीक है। और ये संग्रहित किया हुआ भोजन ये उन्हीं भोजनों को क्या करता है? कलर देता है, रंग प्रदान करने का कार्य करता है। तो देखिए ये पॉइंट मैं समझा दिया था। ये देखिए ल्यूकोप्लास्ट जिसे हिंदी में हम अवर्णिक लवक कहते हैं, ये किसी भी प्रकार का रंग प्रदान नहीं करता है ना। मैं पहले ही बोली हूँ ये केवल भोजन स्टोर करने का कार्य करता है। किसके लिए? आपातकालीन के लिए, कि अगर कभी हमें भोजन न मिले तो आपातकालीन अवस्था में हम क्या करें? स्टोर किए हुए भोजन को हम ऐसे अपना कार्य चालू किए रहें, है ना। इसमें ये है, या किसी भी प्रकार का रंग प्रदान नहीं करता। ये अधिकतर उसके जड़ में होता है। किसके जड़ में होता है तो बोलोगे मैम ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। सॉरी उस लवक के जड़ में होता है। ये क्लोरोप्लास्ट के द्वारा भोजन बनाया हुआ होता है। ये मैं बोलूं ये क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो भोजन बनाया हुआ होता है ना, उसको ये स्टोर करके रखता है। बोलो मैम किस लिए? तो बच्चों आपातकालीन अवस्था के लिए, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 3 है, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और हिंदी में हम वर्णिक लवक कहते हैं, ठीक है। इसका कार्य होता है रंग प्रदान करना, ठीक है। ये भोजन न तो बनाता है न तो इकट्ठा करके रखता है, बस ये क्या करता है? बने हुए भोजन को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे फल हुआ, जड़ हुआ, मूल हुआ, है ना, इत्यादि चीजों को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। स्टोर किए गए भोजन को या रंग प्रदान करने का कार्य करता है। मैं बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल में देख लीजिए, कैरोटीन, गाजर को कलर कौन देता है? कैरोटीन देता है, ठीक है। चुकंदर को कलर कौन कर देता है? भाई बीटानोन देता है। टमाटर का लाल रंग कौन देता है तो बोलोगे मैम लाइकोपीन देता है। पीला रंग कौन देता है तो बोलोगे मैम पीला रंग ज़ैंथोफिल देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इतना हो गया। आगे देखिए अगला है हम लोग पॉइंट 14। पॉइंट नंबर है 14, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं भाई क्रोमोसोम। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। इसकी खोज फ्लेमिंग ने सन 1882 ईस्वी में किया था। गुणसूत्र की खोज कौन किया था तो बोलोगे मैम गुणसूत्र की खोज फ्लेमिंग ने सन 1882 ईस्वी में किया था। और देखिए जबकि वान नेगली ने सन 1842 में सबसे पहले क्या किया था तो बोलोगे मैम सबसे पहले संरचनाओं को देखा था और विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया था, ठीक। वर्णन विस्तृत रूप से कौन किया था तो बोलोगे मैम वान नेगली ने किया था सन 1842 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस को तोड़ने पे ऐसी संरचना बनती है जिसमें 46 क्रोमोसोम मिलेंगे। देखिए ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। जब इसे हम यहाँ से तोड़ेंगे ना, इसे यहाँ से तोड़ने पर ऐसी संरचना बनेगी। किसकी संरचना तो बोलोगे मैम ये हमारे गुणसूत्र की यानी क्रोमोसोम की ये संरचना है। और इस संरचना में हमारा 46 क्रोमोसोम क्या होंगे? मिलेंगे, ठीक है। देखिए गुणसूत्र कोशिका के अंदर गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में प्रेजेंट होता है। जो हमारा गुणसूत्र होता है ना, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है तो बोलोगे मैम ये हमारा केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है या उपस्थित होता है, ठीक है। देखिए ये जो हमारा गुणसूत्र है ये कितना होता है? हम लोगों में मानव में ये 46 होता है गुणसूत्र। मानव में गुणसूत्र क्या होता है? 46 गुणसूत्र होता है। और वही पेयर में हमारा 26, जोड़े में 23 होता है, यानी 23 होता है पेयर में, ठीक है। देखिए क्रोमोसोम को तोड़ने पर उसमें से
डीएनए, आरएनए, जीन निकलता है। जब हम क्रोमोसोम को भाई, जो हमारा क्रोमोसोम है ना, इसे जब हम यहाँ से तोड़ेंगे उसमें से क्या निकलेगा? डीएनए निकलेगा, आरएनए निकलेगा, जीन निकलेगा। ठीक है, आगे देखिए, बॉडी फॉर्मेशन कौन करता है भाई? क्रोमोसोम करता है। ये पॉइंट देखिए, ये मेन पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये पॉइंट क्या है बोलोगे मैम? ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बॉडी फॉर्मेशन क्रोमोसोम, यानी शरीर के निर्माण में। ठीक है, शरीर के निर्माण में जो क्रोमोसोम है इसकी अहम भूमिका होती है। ठीक है, इसके निर्माण में क्रोमोसोम की अहम भूमिका होती है शरीर के निर्माण में। यह गुणसूत्र पर हर प्रजाति के में अलग अलग होता है। यह गुणसूत्र हर प्रजाति में अलग अलग होता है, परंतु एक प्रजाति के सभी जीव समान होते हैं। यानी देखिए, यह गुणसूत्र हर प्रजाति में अलग अलग होता है, परंतु एक प्रजाति के सभी जीव की संख्या समान होती है। यानी कि यह जो गुणसूत्र है, जैसे कुल्ली मतलब कुत्ता, बिल्ली, चूहा, इन सबों में अलग अलग होता है, लेकिन जो चूहा है तो सभी चूहों में जो गुणसूत्र की संख्या है वो क्या होगी? एकदम समान होगी। न कि एक चूहे की दूसरी होगी, दूसरे चूहे की दूसरी होगी, ऐसा नहीं होता है। अलग, जैसे मानव का अलग हुआ, चूहे का अलग हुआ, कुत्ते का अलग हुआ, फल में पपीता का अलग हुआ, ऐसे अलग अलग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखी भी हूँ। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर में 23 क्रोमोसोम होते हैं, कुत्ते में 78 होते हैं, पपीता में 80 होते हैं, चमगादड़ में 254 होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मेल है, ये फीमेल है, इसको हम आगे जाके आपको बताएंगे। तो ये जो 44 इसे हम ऑटोसोम कहते हैं, ऑटो को हम ओलोसोम कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, ये हम आगे जाके बताएंगे। XY और X6 है, इसमें क्या गुणसूत्र होगा तो लड़की बनती है या लड़का बनता है, कब इसमें क्या क्रिया होती है तो इंसान मतलब किन्नर पैदा होता है, ये हम आगे जाके आपको बताएंगे। डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये लगभग हर एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो देखिए प्लांट एंड एनिमल, ये क्या प्लांट है भाई, ये क्या होता है? बड़ा होता है, किसके अपेक्षा? एनिमल सेल के अपेक्षा। प्लांट सेल बड़ा होता है, एनिमल सेल छोटा होता है। प्लांट सेल भाई बोलोगे मैम चौकोर होता है, एनिमल सेल गोल आकार में होता है। ठीक है, रसधानी क्या होती है? प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है रसधानी होती है, ये बड़ा होता है। एनिमल सेल में जो वैक्यूल रसधानी है वो क्या होता है? तो बोलोगे मैम कि एनिमल सेल में रसधानी जो होती है छोटी होती है। देखिए प्लांट सेल में सेल प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्ट है ना पाया जाता है। किसमें? ओनली फाउंड इन सेल प्लांट में। प्लांट सेल में क्या है? सेल वाल प्लास्टिक क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है? सीलिया फ्लैजिला पाया जाता है, लाइसोसोम होता है। ठीक है, यह केवल एनिमल सेल में होता है, ना कि प्लांट सेल में होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे फाउंड इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ठीक है, कोशिका झिल्ली माइट, देखिए ये इसमें तो आप डिफरेंस देख चुके हो। अब हम ये देखेंगे कि दोनों में मिक्स क्या होता है, यानी प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में समानता क्या क्या होती है। जो समानता में होता है जो दोनों में पाया जाता है, तो भाई कोशिका झिल्ली पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, 805 होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होता है, केंद्रक होता है, सेंट्रोसोम होता है। ये जो है ये दोनों में पाया जाता है। बोलोगे मैम दोनों में किसी में? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ सेल, जो हमारी कोशिका होती है ये क्या है? ये बोलोगे मैम 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है बच्चों? प्रो होती है, यू होती है। मैं पहले ही बताई हूँ कि प्रो और यू को जानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ। प्रोकैरियोटिक में जो सबसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको जिसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे वो हमारा प्रोकैरियोटिक होगा। और जिसे हम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख लेंगे, साफ साफ देख सकते हैं, नंगी आंखों से देख सकते हैं, वो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो देखिए टाइप ऑफ सेल, इट इज 2 टाइप्स, कौन? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक एक कोशिका जीव होता है, जबकि यूकैरियोटिक बोलोगे मैम, यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे प्रारंभिक सेल कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक को प्रारंभिक सेल कहते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक में यह सूक्ष्म होती है, प्रोकैरियोटिक में पहले बताएं कि बहुत निम्न होती है, बहुत छोटी होती है, जिसे हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसे हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे, है ना। ये इस सेल के अंदर केवल मुख्य अंग ही पाए जाते हैं, इस सेल के अंदर केवल मुख्य अंग ही पाए जाते हैं, है ना। हम इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे में बीजीए हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, यानी नीली हरी शैवाल हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, देखिए इसमें केंद्रक पूरी तरह विकसित नहीं होता है, किसमें विकसित नहीं होता है मैम, तो बोलोगे बाबू कि इसमें प्रोकैरियोटिक में हमारा क्या केंद्रक पूरी तरह विकसित नहीं होता है, इसमें शोषण द्विध्रुव द्वारा होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। अच्छा ये बताइए कि हम जो मानव है, हम लोग किस में आते हैं, हम लोग क्या है, यू है या प्रो है, तो बताइए। तो हम लोग बच्चा यूकैरियोटिक में आते हैं, हम लोग बहुकोशिकीय जीव है, न कि एक कोशिकीय जीव है ना। देखिए तो भाई यूकैरियोटिक देखते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यह पूरी तरह से विकसित होते हैं, इसमें बड़े जीव आते हैं, है ना। देखिए जैसे कि एनिमल से ये भी तो बड़ा ही है ना, और ये प्लांट है, ठीक है, ये भी बड़ा ही है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा शोषण होता है। देखिए मानव में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा शोषण होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में जीव द्रव्य के द्वारा शोषण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।